एपिसोड 2 शावर लेने के बाद वी अच्छे से तैयार हो जाती है। उसने आज ब्लैक कलर की पैंट और व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। उस टॉप के फ्रंट में मिकी माउस बना हुआ था। आज उसने अपने सिर्फ आधे बालों की चोटी बनाई हुई थी। उसने अपने होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया, फिर रूम से बाहर निकल गई। अक सोफे पर बैठा उसे बस गौर से देखे जा रहा था। वी अक को इग्नोर करते हुए किचन में जाकर देखती है तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, अगर अभी का बच्चा यया रुका होता तो मारपीट कर मैं उससे कुछ बनवा लेती, पर कोई बात नहीं। इतना कहते ही वो एक एप्पल निकालती है और उसे धोकर ऐसे ही खाने लगी। अक जैसे ही वी के रूम से बाहर निकला, उसका फोन बजने लगा। अक कॉलर आईडी पर जैसे ही नाम पड़ता है, वो अपने माथे को मसलने लगता है। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव करके अपने कान पर रखकर एक्सप्रेशंस भाव से बोला, अंडरस्को, यस डैड। दूसरी तरफ से मिस्टर ओबरॉय की कड़क आवाज आए, अंडरस्को, अक, तुम वी को लेकर कब वापस आ रहे हो? क्या वो मान गई आने के लिए? अक एक पल के लिए शांत हो जाता है, मगर फिर एक्सप्रेशंस भाव से जवाब देता है, अंडरस्को, डैड, उसने आने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने तो रात भर मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। उसके कारण मुझे घर के बाहर रहना पड़ा। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इंसल्ट की, उसके बावजूद वह इंसान मेरे सामने जिंदा खड़ा है। मैं अब उस लड़की के नखरे बर्दाश्त नहीं करने वाला। अगर आपको वो इतनी प्यारी है तो आकर खुद उसे लेकर जाइए। अपनी बात खत्म करते ही अक कॉल कट कर देता है। वो जैसे ही हाल में पहुंचा, उसने देखा वी अपने एक हाथ में एप्पल पकड़ दूसरे हाथ में फोन लिए किसी से हंसकर बातें कर रही थी। वो क्यूरियस था कि वी किससे बातें कर रही थी। अक थोड़ा आगे जाकर वी की बातें सुनने की कोशिश करता है। उसने सुना वी किसी से हंसते हुए बोली, अंडरस्को, ठीक है मेरी मंजुलिका, हम साथ में चलते हैं और पूरा दिन मजे करेंगे। वी कॉल कट करके बाहर की तरफ जाने लगी। अक के चेहरे के भाव वी की बात सुनकर पहले ही बहुत ज्यादा कठोर हो गए थे। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करता है। वो जल्दी से वी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर वी अपने एप्पल का एक बाइट लेते हुए पूछती है, अंडरस्को, अब तुम्हें क्या है? अक गुस्से में पूछता है, अंडरस्को, कहाँ जा रही हो और किस से बात कर रही थी तुम? वी उसके सवाल को सुनकर एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, अंडरस्को, मैं किस से बात कर रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही तुम मेरे कुछ लगते हो जो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। और हाँ, मेरे घर से जाने से पहले मेरे रूम की विंडो सही करवा देना जो तुमने तोड़ा था। अक को वी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये बात सीधा उसके ईगो पर लगी। अक वी को पकड़ने वाला था, उससे पहले ही विला के बाहर एक बाइक आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज सुनकर वी एक्साइटेड होकर बाहर भाग गई। अक वी के पीछे पीछे चला गया। बाहर पहुंचते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसके माथे की नशे भी साफ नजर आने लगी थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, ये लड़का है कौन? ये वीफ वोल्कानो मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं करती, और इस लड़के से कितना हंसकर बातें कर रही है। दिस इज नॉट फेयर वोल्कानो बेबी। अक को पता नहीं क्यों अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने चीजों के लिए अक्सर पजेसिव होता था, पर आज पहली बार वो थोड़ा पजेसिव नजर आ रहा था वी को इस तरह किसी और लड़के के साथ देखकर। वी बाइक पर बैठे लड़के के कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंजुलिका, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो लड़का हंसते हुए बोला, अंडरस्को, वी, उस दिन तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी फैमिली को क्या जवाब देता? आई मीन फायर फाइटर मैं हूँ। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, मगर तुम उस आग वाली बिल्डिंग के अंदर घुस गई। मैं पहले बता रहा हूँ, अपने लिए ना कोई स्टोन हार्टेड हस्बैंड ढूंढना, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट हार्टेड हुआ तो तुम्हारी हरकतों के कारण बेचारे को हार्ट अटैक जाएगा। उसके मजाक उड़ाने से वी उसके सिर पर जोर से मारती है। दोनों को इतना क्लोज देखकर अक जल्दी से वी को उस लड़के से अलग करते हुए कोल्ड वॉइस ने बोला, अंडरस्को, कौन हो तुम? उसके यूं अचानक बीच में आ जाने से वो लड़का और वी दोनों हैरान थे। वी आक्रांत को दूर करते हुए बोली, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? अक उसकी कलाई को कस के पकड़कर उसे खुद से चिपकाते हुए उसके होठों के बेहद करीब जाकर बोला, अंडरस्को, और तुम क्या कर रही हो? किसी पराये लड़के से इतना चिपक रही हो? चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। वी को इस बार गुस्सा आ गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसकी आजादी में खलल डाले।
वो जैसे ही अपना सिर ऊपर करती है, अपनी जगह पर जम जाती है, उसके और अक के होठ आपस में टच हो गए थे। वी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। अक की पकड़ वी पर कस जाती है। उसकी आंखों में क्रेनस, मैडनेस नजर आ रहा था। अक तिरछा मुस्कुराते हुए जानबूझकर अपने होठों को वी के होठों से लगा देता है। अक वी को घूरते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो बेबी। तुमने कहा था ना कि मैं कौन होता हूँ, तो बहुत जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। इतना कहते ही उसने जैसे ही वी को छोड़ा, वी उसे एक पंच मारने वाली होती है। अक उसके हाथ को पकड़कर किसी साइको की तरह बोला, अंडरस्को ऐसी गलती मत करना वरना मैं बहुत बुरा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, मेरी वोल्कानो बेबी। अक के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वी उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाइक पर बैठे लड़के के पीछे बैठी और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही अक किसी डेविल की तरह हंसकर बोला, अंडरस्को जस्ट वेट एंड वॉच वी फॉर वोल्कानो बेबी। इस तरह किसी गैर मर्द के साथ जाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अक ने अपने गुस्से को अपने दिल में दबाया हुआ था। वो बाहर की तरफ देखते हुए कुटिलता से बोला, अंडरस्को जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं, मैं अपने इस गुस्से को अपने सीने में दबाए रहूंगा, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारा कौन हूं वॉल्केनो बेबी। अक सीधा अपने ऑफिस जाता है। उसने वी के पीछे भी अपने कुछ गार्ड्स भेज दिए थे। वह अपने केबिन से अटैच पर्सनल रूम में ही शावर लेकर तैयार हो जाता है, पर पूरा दिन ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। उसके सामने बार बार वी का चेहरा आ रहा था, जो उसके सामने किसी और लड़के के साथ गई थी। अक गुस्से से अपने कैबिन का सारा सामान तोड़ देता है। वो गुस्से में हाफ रहा था। जय जैसे ही केबिन के अंदर आता है, वो सारा सामान इस तरह टूटा हुआ देखकर शॉक होकर बोला, अंडरस्को यह मेरे किंग ऑफ एंगर प्रेसिडेंट को किसने गुस्सा दिला दिया। प्रेसिडेंट ने तो पूरा केबिन तोड़फोड़ दिया, लेकिन लगता है ये सब वीफ वोल्कानो का काम है। जय अक से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। तभी अक चीखते हुए बोला, अंडरस्को राज कुछ भी करो पर 48 घंटे में मुझे वीफ वोल्केनो के मांग में मेरे नाम का सिंदूर चाहिए। राज जैसे ही ये सुनता है, वो अपने जगह पर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। फिर चौंक कर बोला, अंडरस्को क्या? उसके तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। उसे लग रहा था अक को शायद दोहरे पड़ रहे हैं। उसने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा, अंडरस्को प्रेसिडेंट आपने क्या कहा? अक अपना फोन उसके ऊपर फेंकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को मैं उसका प्रमोशन करना चाहता हूँ। मैं उसे वीफ वोल्केनो बेबी नहीं, वीफ वोल्केनो वाइफी बुलाने का हक चाहता हूँ। राज पहले तो शौक था, फिर मन में बोला, अंडरस्को सीधे सीधे कहिए ना शादी करनी है, इतना घुमा क्यों रहे बात को। पर शादी शब्द से ही राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वहीं दूसरी तरफ, नहीं मैं मेरी वोल्केनो परी की शादी कभी नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए, एक आदमी ने गुस्से में कहा, जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वी मेरा पागलपन है, मेरा जुनून है, मुझे वो चाहिए। एक आदमी की आवाज बार बार अस्पताल के वार्ड में लेटे एक आदमी के कानों में गूंज रही थी। यह आवाज सुनकर वो आदमी एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। उस आदमी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, पर उसकी आंखों में डर, फिक्र और गुस्सा झलक रहा था। तभी उस आदमी के पास बैठे दूसरे आदमी ने सवाल किया, अंडरस्को अंकित तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, बेड पर लेटा इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर राणा थे। मिस्टर राणा के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें यूं उठता देखकर उनके बगल में खड़े आदमी ने चिंता से कहा, अंडरस्को अंकित अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, अभी चुपचाप लेटे हो। मिस्टर राणा एक्सप्रेशन लेस भाव से बोले, अंडरस्को संजय क्या तुम्हें लगता है कि इस हालत में मैं आराम कर पाऊंगा, जब मुझे पता है कि कोई मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जब तक मैं उस इंसान को मौत के घाट न उतार दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिस्टर ओबरॉय उनके कंधे पर हाथ रखकर चिंता भरी आवाज में बोले, अंडरस्को हम उस इंसान को मिलकर सबक सिखाएंगे, पर पहले तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, वरना वी को पता चलेगा कि तुम हालत में हो, तो उस पर क्या बीतेगी। वह तुम्हें लेकर कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। वह सीधा उस इंसान को ढूंढने निकल जाएगी जिसने तुम्हारी यह हालत की है। मिस्टर राणा घबराते हुए बोले, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, उसे पता नहीं चला चाहिए कि मैं मुंबई शहर में ही हूँ और इस अस्पताल में हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मिस्टर ओबरॉय ने जब मिस्टर राणा को घबराते हुए देखा तो हंसते हुए मिस्टर राणा के कंधे पर मारकर बोले, अंडरस्को तुम वी से डरते हो,
इसमें कोई शक नहीं। वैसे क्यों ना तुम वी की शादी मेरे बेटे से कर दो। ये सुनते ही मिस्टर राणा अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखने लगे। फिर मुंह बनाकर बोले, अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे उन जल्लाद बेटे को कभी नहीं दूंगा, खासकर तुम्हारा वो सबसे छोटा बेटा। किंग ऑफ एंगर एंड स्टॉर्म, गुस्सा तो उसके खून में दौड़ता है। मिस्टर ओबरॉय उन्हें छेड़ने के लिए बोले, अंडरस्को, हाँ, पर मेरे 2 और बड़े बेटे हैं, तुम चाहो तो। मिस्टर राणा उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखते हैं तो मिस्टर ओबरॉय हंसने लगे। फिर सीरियस होकर बोले, अंडरस्को, अंकित, हमें वी की सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारा असिस्टेंट भी उन लोगों से मिला हुआ था। उसने तुम्हें जानबूझकर अमेरिका भेजने का प्लान बनाया ताकि वो सब वी को किडनैप कर सके। फिर दोनों काफी देर तक बात करते हैं और मिस्टर ओबरॉय वहां से चले जाते हैं। मिस्टर राणा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो याद करने लगे कि कैसे वो फ्लाइट पर बैठे थे, लेकिन अमेरिका जाने से पहले ही फ्लाइट से नीचे उतर गए थे और उन पर हमला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वी इस वक्त अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में थी, पर लगातार कोई उस पर नजर बनाए हुए था। कॉफी पीने के बाद वी अपने दोस्त के साथ वहां से निकल गई। इस बार बाइक को वी ड्राइव कर रही थी और पीछे उसका दोस्त बैठा था। वी बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। पीछे बैठा लड़का डरते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे डर लग रहा है, धीरे ड्राइव करो। वी बाइक के मिरर में देखते हुए डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को, अगर मैंने स्पीड कम की तो जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं वो अंतिम संस्कार के लिए हमारी एक हड्डी तक नहीं छोड़ेंगे राहुल, इसलिए ढंग से बैठो। राहुल, जिसे वी कभी कभी मंजूलिका कहती थी, वो डरते भी बोला, अंडरस्को, व्हाट, कोई हमारा पीछा कर रहा है? इतना कहते ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो सच में एक ब्लैक कलर की कार उनका पीछा कर रही थी। राहुल थोड़ा सा घबरा गया था। वी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वो कार वी का पीछा कर रही थी। ड्राइव कर रहे लड़के ने किसी से फोन पर कहा, अंडरस्को, बॉस, शायद मैडम को पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक कड़क और रौबीली आवाज सुनाई दी, अंडरस्को, कुछ भी हो जाए वो हाथ से जानी नहीं चाहिए, उसे मेरे पास लेकर आओ। ड्राइव कर रहे आदमी ने बड़े रिस्पेक्ट से कहा, अंडरस्को, यस सर। कॉल कट करते ही वो अपनी कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वो वी को ओवरटेक करके उसकी बाइक को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर वी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देती है। अक के गार्ड्स भी वी का पीछा कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कोई वी का पीछा कर रहा है तो उन्होंने जल्दी से अक को इन्फॉर्म किया। अक इस वक्त एक मीटिंग में बिजी था, पर उसका फोन हमेशा ऑन रहता था। सामने राज प्रोजेक्टर पर कुछ समझा रहा था। ठीक उसी वक्त अक का फोन बचा। मीटिंग में मौजूद लोग अक को घूर कर देखने लगे, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये देखकर अक अपनी जहरीली नजरें जैसे ही उन पर डालता है तो वो सब डर कर अपनी नजर झुका लेते हैं, पर सभी हैरान थे कि इस वक्त किसका कॉल आया होगा, क्योंकि सभी अक को जानते थे वो काम के वक्त कभी कॉल रिसीव नहीं करता था। अक ने एक्सप्रेशन लेस भाव से देखा तो अपने गार्ड का कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। तभी दूसरी तरफ से गार्ड की घबराई हुई आवाज आई, अंडरस्को, प्रेसिडेंट कोई मैडम का पीछा कर रहा है और बार बार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा। ये सुनते ही अक का पारा हाई हो गया। उसकी पकड़ फोन पर कस गई। उसने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारते हुए दांत पीसकर कहा, अंडरस्को, किल एवरीवन। अक के मुंह से यह सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, पर अक उन सभी को इग्नोर करते हुए जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर पहुंचते ही वो अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। राज अभी भी अपना मुंह फाड़े प्रोजेक्टर के पास खड़ा था। अक के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो अब तक 4 सिग्नल तोड़ चुका था। वो और भी तेज ड्राइव करते हुए कार को सड़कों पर भगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वी की बाइक और वो काली कलर की कार साथ में चल रही थी। तभी उस कार का शीशा ओपन हुआ और एक हाथ विंडो से बाहर निकला। उस इंसान के हाथ में एक टैबलेट था जिस पर एक वीडियो चल रहा था। वी ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, वो एकदम से बाइक के ब्रेक लगा देती है। बाइक काफी फास्ट चल रही थी। अचानक ब्रेक मारने से वो स्लिप करते हुए काफी दूर तक गई। उसमें से तो चिंगारी भी निकलने लगी थी। राहुल भी काफी ज्यादा डर गया था। वो कार भी रुक गई। पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी एकदम से बाहर निकला और टैबलेट को वी के सामने करते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला,
अंडरस्को, अगर तुम चाहती हो ये दोनों जिंदा रहे तो अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलो। वी की सख्त नजर सिर्फ टैबलेट पर थी जिस पर मिसेज राणा और अभी दिखाई दे रहे थे। वो दोनों चेयर पर बंधे हुए थे और बेहोश थे। ये देखकर वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए पूछा, अंडरस्को, कौन हो तुम लोग? वो आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, ये तो तुम्हें हमारे साथ चलकर पता चलेगा, पर अगर तुमने मना किया तो हो सकता है ये दोनों भगवान को प्यार हो जाए। वी की आंखों में अंगारे बरसने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल उस सड़क पर बेहोश पड़ा था। वी का नामो निशान वहां नहीं था, जिसका मतलब साफ था वी उन लोगों के साथ जा चुकी थी। कुछ देर बाद आकर की कार वहां आकर रुकी। अक कार से निकलते ही आसपास देखने लगा, पर उसे राहुल के अलावा कोई नहीं दिखा। अक राहुल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, अंडरस्को, ये तो वही लड़का है जो वोल्केनो बेबी के साथ था। उसने देखा राहुल बेहोश है, इसलिए अक्र जल्दी से कार से पानी की बोतल लाकर ढक्कन खोलता है और पानी की छींटे राहुल के चेहरे पर मारता है। अगले ही पल राहुल को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। वो घबराते हुए उठकर आसपास देखता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही अक एक्सप्रेशन लेस भाव से और इनपेशेंट होकर सवाल करता है, अंडरस्को, वोल्केनो बेबी कहाँ है? राहुल शोक होकर बोला, अंडरस्को, व्हाट? आक्रांत उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से पूछता है, अंडरस्को, मैंने पूछा मेरी वोल्केनो बेबी कहाँ है? वोल्कानो शब्द सुनकर राहुल समझ गया कि अक किसके बारे में पूछ रहा है। उसने घबराते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, कुछ लोग थोड़ी देर पहले आए थे और वो वी को अपने साथ लेकर गए हैं। ये सुनकर अक शॉक हो जाता है। वो गुस्से में कुछ करता उससे पहले ही अक के पास किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ वाले इंसान ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट मैडम किसी से शादी कर रही और वो भी आज। ये सुनकर अक गुस्से में फोन को सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाया, अंडरस्को, नो, वो सिर्फ मेरी यानी आक्रांत ओबरॉय की वोल्केनो वाइफी बन सकती है और किसी की नहीं। अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसे किंग ऑफ एंगर एंड स्टॉर्म से टकराना होगा। अक वी किससे और क्यों शादी कर रही है, ये पता लगाने के लिए उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। अक इस वक्त गुस्से से एक बार में बैठा हुआ था। उसकी आंखें आग बरस रही थी। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था जिसे वो धीरे धीरे हिला रहा था। उसके सामने एक शख्स बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी केवल परछाई दिख रही थी, पर वह भी अक की तरह ही बहुत डरावना लग रहा था। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। उस आदमी के हाथ में भी वाइन का ग्लास था। वो अक को देखता है, जो अपने गुस्से की आग में जल रहा था। वो आदमी हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी भारी आवाज में पूछा, अंडरस्को, डू यू लव हर? अक अपनी नशीली आंखों से उस आदमी को देखता है, फिर राक्षसों की तरह हंसते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, आक्रांत ओबरॉय हूं मैं, और आक्रांत ओबरॉय को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्द मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। आक्रांत ओबरॉय को सिर्फ दौलत शोहरत से प्यार है। इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े ग्लास की पूरी वाइन एक झटके में पी जाता है। उसे इतना गुस्से में और हाइपर होते देखकर अक के सामने बैठा आदमी हल्का हल्का हंस रहा था। उसकी दबी हुई हंसी जैसे ही अक के कानों में गई, वो चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें हंसी आ रही है? वो आदमी दबी हुई आवाज में जवाब देता है, अंडरस्को, किसी लड़की के लिए अपनी ऐसी हालत कर लोगे, ये कभी सोचा नहीं था। तुम सच में बदल रहे हो एंग्री बॉय। अक को और गुस्सा आने लगा। वो उस आदमी को उंगली दिखाते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं, मैं नहीं बदल रहा। मुझे वोल्केनो बेबी चाहिए, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि वह वोल्केनो बेबी नहीं वोल्केनो वाइफी बनकर रहे। वो आदमी अक की बचकानी बातों को सुनकर एक बार फिर से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ वी इस वक्त एक रूम के अंदर थी। वो रूम बहुत ही ज्यादा आलीशान था। उस रूम में हर एक जरूर सामान मौजूद था। बेड बहुत बड़ा था, जिसका कलर पिंक था। वॉल भी पिंक कलर का था। जगह जगह कार्टून की पिक्चर्स लगी हुई थी। इसी रूम के बेड पर वी इस वक्त बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वी किसी गहरी सोच में घूम थी। वो आसपास की चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। फिर जो लोग उसे अपने साथ लेकर आए थे, उनके पहनावे के बारे में सोचते हुए वी खुद से बोली, अंडरस्को, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई गैंग के लोग हैं।
पर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? और सबसे बड़ी बात, इनके लीडर को मुझसे शादी क्यों करनी है? अभी तो मैं सिर्फ 18 की हूँ। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि उसे पहली नजर वाला प्यार मुझसे हो जाए? इतना कहते ही वी जल्दी से मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अपनी शक्ल को देखते हुए वो एक फ्लाइंग किस देकर बोली, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो, तुम्हारी हॉटनेस को देखकर तो वॉल्केनो भी शर्मा जाए। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी पड़ सकता है, मगर मुझे शादी नहीं करनी। इतना कहते ही वो अपने कमर पर हाथ रखकर अपने होठों को दबा लेती है। वो उस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। वी कुछ देर तक रूम में इधर से उधर टहलती है, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो जल्दी से खिड़की खोलकर आसपास देखती है। वी ने देखा नीचे कई सारे लोग खड़े थे जो गन लेकर पहरा दे रहे थे। वी उसके बाद अपनी नजर दूसरी तरफ करके देखती है। वी के माथे पर शिकन आ गई। वो खुद से बड़बड़ाए, अंडरस्को अगर मुझे डी फॉर डार्लिंग और अभी को बचाना है तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना वी फॉर वोल्कानो कुछ देर बाद तुम जी फॉर गर्ल से एम फॉर महिला बन जाओगी। इतना कहते ही वी चुपके से रूम से निकल जाती है क्योंकि दरवाजा खुला था। वी ने देखा ये घर अंदर से एकदम महल जैसा था। वो पहले नहीं देख पाई थी क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आसपास देखते हुए वी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो हर एक रूम में जाकर चेक करती है कि कहीं मिसेज राणा या अभी तो नहीं है। पर कोई था जो वी की इन हरकतों को देख रहा था। एक आदमी इसी विला के एक रूम में बैठा था। पूरा रूम अंधेरे से भरा पड़ा था। उस आदमी की गोद में एक लैपटॉप था जिसमें सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। वो वी को देखते हुए हंस पर बोला, अंडरस्को मेरी प्यारी एंजल, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर तो मैं फिदा हूँ। तुम्हारा ये बेखौफ अंदाज मुझे बहुत पसंद है। सालों पहले भी तुम बिना डरे एक गहरी नदी में कूद गई थी मुझे बचाने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारी जान जा सकती है। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, पर तुम मुझे नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हें याद हूँ। शायद क्योंकि उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, सिर्फ 8 साल की थी तुम। इतना कहते ही वो लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस विला से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस छोटे से घर के एक रूम में एक औरत और एक लड़के को रखा गया था। पर लड़का बेहोश था और औरत को होश आ चुका था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मिसेज राणा थी। मिसेज राणा चारों तरफ देखती है। वो थोड़ी घबराई हुई थी। फिर उन्होंने जैसे ही अपने लेफ्ट साइड देखा तो अभी भी हो सकता था। मिसेज राणा घबराते हुए उसे आवाज लगाती है, अभी अभी अपनी आंखें खोलो अभी। लेकिन अभी को होश नहीं आ रहा था। मिसेज राणा चारों तरफ देखती है तो उस रूम में एक खिड़की थी जो खुली हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी दिन है। मिसेज राणा फिर से घबराते हुए अभी को देखती हैं, जिसके माथे पर हल्का हल्का खून लगा हुआ था। उन्होंने घबराते हुए खुद से कहा, अंडरस्को नहीं नहीं, अभी का एक बूंद खून भी बहना उसकी जान ले सकता है। मुझे कुछ करना होगा। अंकित तुम कहाँ हो? प्लीज हमें बचा लो आकर। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। वो बहुत मजबूर लग रही थी इस वक्त। मिसेज राणा फिर खुद को शांत करते हुए बोली, अंडरस्को नहीं पिया, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। इतना कहते ही वो किसी तरह अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है। रस्सी ज्यादा टाइट नहीं थी इसलिए उनका हाथ खुल गया। वो जल्दी से अपने पैर को खोलकर अभी के हाथ पैर को खोलती है और उसके गालों को थपथपाते हुए चिंता से बोली, अंडरस्को अभी अभी अपनी आंखें खोलो। अभी प्लीज आंखें खोलो, मुझे डराओ नहीं। अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मिसेज राणा का माइंड ब्लैंक हो गया था। वो अभी के गालों को थपथपाती है, पर फिर वो जल्दी से अभी के पल्स को चेक करती है। अभी की पल्स बहुत ही स्लो चल रही थी। अब तो मिसेज राणा की जैसे जान ही जा रही थी। मिसेज राणा अभी के माथे पर किस करके रोते हुए बोली, अंडरस्को अभी उठो ना, देखो मम्मा को इतना परेशान मत करो। वो अभी को गले लगाकर रोने लगी। मिसेज राणा भले ही मिस्टर राणा और वी के सामने सख्त रहती है, पर वो बहुत ही कोमल दिल की है। अभी भी बिल्कुल उनकी तरह है। मगर वी मिस्टर राणा पर गई है। वो मिस्टर राणा की तरह ही सख्त दिल की और मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के वार्ड में मिस्टर राणा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने खुद से कहा, अंडरस्को पिया तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत अजीब सा क्यों लग रहा है? उन्होंने इतना कहकर अपना हाथ दिल पर रख लिया।
तभी अचानक उनका पर्सनल गार्ड भागते हुए आया और घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट मैडम की जान खतरे में है। ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने अपने हाथ से ड्रिप निकाला और वार्ड से निकल गए। वी को पूरे विला में कुछ नहीं मिला तो वो गुस्से से हॉल में खड़ी हो गई। तभी अचानक से कोई वी के पीछे खड़ा हो गया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मेरी प्यारी वी, तुम सिर्फ मेरी हो, आई लव यू वी। वही किसी को खुद के इतना करीब महसूस करके वी के सेंस अलर्ट हो गए। वो एकदम से पलटकर उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है। अगले ही पल वो आदमी उड़ते हुए दीवार से जा लड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वी खुद भी हैरान थी। वही उस विला के करीब कई सारे लोग पहुंच चुके थे। वी शॉक होकर सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी नीचे पड़ा था। वी गौर से उस आदमी को देखने लगती है। वह आदमी किसी तरह उठा और वी को देखते हुए सन की आशिकी की तरह बोला, मेरी प्यारी वी, आज भी तुम में वही ताकत है जो पहले थी। मैं काफी इम्प्रेस हूँ तुम्हारी स्किल देखकर। बहुत खूब, तुमने एक ही बार में मुझे धराशाही कर दिया। तुम्हारा यह एटीट्यूड सीधा मेरे दिल में उतर गया है। मेरे दिल में घंटियां बजने लगी है। वी उस आदमी की बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाती है। वो खुद में बड़बड़ाए, ये तो उस चक्र मीनक से भी ज्यादा अजीब आदमी है। वी अपने कमर पर हाथ रखती है, फिर उंगली दिखाते हुए उस इंसान से पूछा, तो तुम हो जिसने मेरी फैमिली को किडनैप किया है। वो आदमी धीरे धीरे वी की तरफ बढ़ने लगा। वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी काली बड़ी आंखें, घुंघराले माथे तक लहराते बाल, उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो उसमें बहुत क्यूट लग रहा था। वो आदमी वी के थोड़ा करीब आकर खड़ा हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरी प्यारी वी, मैं कैसे अपनी होने वाली सासू माँ और साले साहब को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैंने तो बस आशीर्वाद देने के लिए दोनों को किडनैप किया है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर उन्हें छोड़ दूंगा। वी शादी के नाम से चिढ़ते हुए बोली, एस फॉर शट अप, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आई एम वी फॉर वोल्केनो, अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो टी फॉर थप्पड़ दूंगी। ये सुनकर वो आदमी और जोर से हंसने लगा। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारी यह अदा कहीं मुझे घायल ना कर दे जाने मन। तुम्हारा ये बात करने का तरीका सबसे अलग है, जो तुम्हें बहुत यूनिक बनाता है। चलो अब जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अब डब्ल्यू फॉर वेट नहीं हो रहा। देखो ना बेबी, तुमसे प्यार करने के चक्कर में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करने लगा हूँ। आज मेरी प्यारी वी मेरी यानी विक्रम राठौर की दुल्हन बनेगी। इतना कहते ही विक्रम ठहाका मारकर हंसने लगा। वी को विक्रम थोड़ा पागल लग रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही विक्रम एक पागल आशिक की तरह वी के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाते हुए सन की वॉइस में बोला, कोई चालाकी मत करना। तुम्हें पता है ना, मैंने मेरी प्यारी सासू माँ और साले साहब को किडनैप कर रखा है। मेरे एक इशारे से वो दोनों भगवान को प्यार हो सकते हैं। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जाओ, जाकर शादी का जोड़ा उठाओ और तैयार करो खुद को। लास्ट वाली लाइन बोलते वक्त विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। विक्रम इस बार वी की कलाई को बहुत ही कस के पकड़ लेता है, फिर अपने फोन में एक फोटो दिखाता है जिसमें अभी के माथे से खून बह रहा था। ये देखकर वी की आंखों को एक अजीब सी लहर छूते हुए निकल गई। वो उस तस्वीर को देखते ही फिर गुस्से में विक्रम को देखती है, पर अचानक ही वो मुस्कुराने लगी। वी हल्का सा शर्माते हुए विक्रम के दिल पर हाथ रख के बोली, विक्कू बेबी, आई थिंक मुझे तुमसे पीफ पहली नजर वाला पीफ प्यार हो गया है। मैं खुद तुमसे शादी करने के लिए बेताब हूँ। विक्रम वी की प्यारी आवाज सुनकर पिघल गया। वो वी के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा तो वी जानबूझकर अपने बालों को शर्माते हुए कान के पीछे करने लगी। वी को देखते हुए विक्रम भी शर्मा गया। वी टेबल से शादी का जोड़ा उठाकर एकदम से विक्रम के गले लग गई, पर उसने कुछ तो विक्रम के साथ किया था, क्योंकि जाते वक्त उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। विक्रम भी खुद को संभालता है, फिर खुश होकर अपने रूम में जाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हो गया। देखते ही देखते हाल में मंडप भी सज गया था और विक्रम के लोग जबरदस्ती एक पंडित को भी उठा लाते हैं। 1 घंटे बाद विक्रम खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि वी ने उससे अपने प्यार का इजहार जो किया था वो मंडप पर बैठा हुआ था। वही रूम के अंदर वी शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी। उसके आसपास 3 से 4 औरतें थीं जो उसे बहुत ही खूबसूरती से सजा रही थी।
वी ने एकदम बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेबी पिंक कलर से मैचिंग उसने गहने पहने हुए थे। सबसे खूबसूरत तो उसका मांग टीका लग रहा था। वो बड़ा सा मांग टीका उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक उस पर कहर ढा रहा था। वी तैयार करने के बाद वो औरतें रूम से चली जाती है। अब वी रूम में अकेली थी। अभी तक तो वो शांति थी, मगर उन औरतों के जाते ही उसकी आईब्रो पर हो गई। वे खुद को एक बार मिरर में देखती है तो अपनी खूबसूरती को देखकर वो खुद हैरान थी। इस वक्त कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठे, मगर वी थोड़ी परेशान थी। उसने खुद से कहा, अंडस को पता नहीं डी फॉर डार्लिंग और अभी कहाँ होंगे। मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाकर यहां से निकलना होगा। इतना कहते ही वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर गद्दे के नीचे से एक फोन निकालकर डेविल स्माइल करने लगती है। वो मुंह बनाते हुए बोली, अंडस को मिस्टर विक्रम तुम जितना चालाक हो, वी फॉर वोल्केनो उससे कहीं ज्यादा चालाक है। इतना कहते ही वो जैसे ही फोन ऑन करती है तो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। वी ने खुद को शांत किया और अपने हाथ में पहने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच का बटन दबा दिया। अगले ही पल वो इलेक्ट्रॉनिक वॉच एक लैपटॉप जैसा बन गया। वी उस फोन को कनेक्ट करके कुछ कर रही थी। फिर अगले ही पल एक्साइटेड होकर बोली, अंडस को यस पता चल गया। वी फॉर विक्रम अब तुम बैठे रहो शादी के मंडप पर, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन तो भागने वाली है। कहते ही वो विक्रम के फोन को वहीं पर तोड़कर फेंक देती है, जो उसने गले मिलते वक्त चुराया था। वी अपनी वॉच को सही करती है। वो खिड़की के पास गई और आसपास देखने लगी। इस वक्त वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग विला के आगे की तरफ पहरा दे रहे थे। वी जल्दी से अपने दुपट्टे को सही करते हुए खिड़की पर पैर रखती है और 2 मंजिला खिड़की से नीचे कूद जाती है। उसकी पायल की आवाज बहुत शोर कर रही थी, इसलिए वो इरिटेट होकर उसे उतारकर वहीं फेंक देती है। वी भागते हुए विला से दूर बने उस छोटे से घर के अंदर भाग गई, जहां कोई गार्ड्स पहरा नहीं दे रहा था। लेकिन वहां पहुंचते ही वी ने देखा अंदर कोई नहीं है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं दूसरी तरफ मिसेज राणा और अभी दोनों ही वहां से भाग चुके थे, क्योंकि उस छोटे से घर में कोई पहरा नहीं दे रहा था। वो दोनों भागते हुए विला से काफी दूर आ गए थे। दूसरी तरफ अक भी विक्रम के विला तक पहुंच चुका था। वो इस वक्त विक्रम के विला के पीछे वाले रास्ते पर था और उसके लोगों ने पूरे विल को घेर लिया था। अक बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून सवार था। वह धीरे धीरे विला की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में भी एक गन थी और दूसरे हाथ की उसने कसके मुट्ठी बनाई हुई थी। पर विला के अंदर हड़कंप मचा था। वी कहीं नहीं मिल रही थी और विक्रम मंडप पर खड़ा गुस्से से उबल रहा था। वो जोर से चीखा, अंडस को वी तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। वो गुस्से से हाफ रहा था। वही वी को जब मिसेज राणा या अभी नहीं मिला तो वो वहां से भाग गई। वो अपने लहंगे को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए सड़कों पर बस भागे जा रही थी। वी अपने लहंगे को संभालते हुए सड़कों पर भागे जा रही थी। आसपास मौजूद लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने शादी का जोड़ा पहना था और पैरों में स्पोर्ट्स शूज, जो व्हाइट कलर होने के कारण कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे थे। वी भागते हुए अपने इस लहंगे को कोसते हुए बोली, अंडस को ये 50 किलो का एल्फ लहंगा। पता नहीं डीफ दुल्हन इसे कैसे संभालती है। काश भागने से पहले मैंने कपड़े बदल लिए होते। इसको पहन के भागते भागते तो मेरी केफ कमर दुख गई। वी भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो अपने कमर को मुंह बनाते हुए सहला रही थी। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो खुश होकर बोली, अंडस को बड़ा आया था वो वीफ विक्रम मुझे यानी वीफ वोल्कानो से शादी करने वाला। इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो वीफ वोल्केनो से शादी कर सके, क्योंकि इंग फायर। इतना कहते ही वी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक दूसरी सड़क से कई लोग भागते हुए आए। उन सभी ने शेरवानी पहनी हुई थी। कुछ के हाथ में डंडा था तो कुछ के हाथ में गन। ऐसा लग रहा था वो सब किसी को ढूंढ रहे हैं। उनकी नजर जैसे ही शादी के जोड़े में भागती हुए वी पर पड़ी तो एक लड़का उसकी तरफ इशारा करके चिल्ला कर बोला, अंडस को वह रही दुल्हन जो शादी से बचकर भागी थी। कितनी मुश्किल से तो ये शादी हो रही थी और ये लड़की भाग गई, पकड़ो उसे। वो सभी लड़के भागते हुए वी के पास आ जाते हैं। यूं अनजान लड़कों को अपने सामने देखकर वी रुक गई। फिर वी गुस्से में पूछती है, अंडस को कौन हो तुम लोग और मेरे रास्ते से हटो।
तभी एक लड़का उसे देखते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? तुम्हारे कारण पूरे शहर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, पर अब बंदूक के नोक पर मैं तुझसे शादी करूंगा। इतना कहते ही वो लड़का गुस्से में वी का हाथ पकड़ लेता है। वी तो अभी भी हैरान थी। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, अरे पागल आदमी, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई दुल्हन बुल्हन नहीं हूं। वो लड़का वी की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अंडरस्को, ज्यादा अनजान मत बनो, अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। भले ही मैंने अपनी दुल्हन की शक्ल नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर एक तुम ही हो जिसने शादी का जोड़ा पहना है। इससे साफ पता चलता है कि तुम ही मेरी भागी हुई दुल्हन हो। चलो मेरे साथ। वो सब जबरदस्ती वी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वी जैसे ही एक जोरदार पंच उस लड़के को मारने वाली थी, अचानक ही उसकी नजर पीछे से आते हुए विक्रम के आदमियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वी जल्दी से अपना घूंघट कर लेती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। विक्रम के आदमी वी को देखते तो है, मगर जो लड़के उसे लेकर जा रहे थे वो शेरवानी में थे, तो उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक गार्ड चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, ढूंढो, यहीं कहीं होगी वो लड़की। सभी मिलकर वी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी लोग व को एक बड़े से ग्राउंड में लेकर गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में विवाह समारोह लिखा हुआ था। वी जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अंदर कई सारे मंडप सजे हुए थे। तभी एक औरत भागते हुए आई और वी का हाथ पकड़कर डांटकर बोली, अंडरस्को, तुझे क्या लगता है शादी से ऐसे ही भाग जाओगी? चल मंडप पर। कहकर वो औरत वी को मंडप पर ले जाकर बैठा देती है। वी तो शौक थी। वो मन में बोली, अंडरस्को, वो गॉड, ये मुसीबत को मुझे इतना प्यार क्यों है? डी फॉर डार्लिंग बिल्कुल सही कहती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार नहीं, सच्चा प्यार एम फॉर मुसीबत ही मुझसे करती है। तभी तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। एक मुसीबत से भागकर आई और दूसरे में फंस गई। अब क्या होगा? वी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो घूंघट से हर किसी को देख रही थी और भागने का तरीका सोच रही थी, लेकिन वहां पर कई सारे आदमी गन लेकर उसके ही सर पर खड़े थे, जो दिखने में डाकू जैसे थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जैसे ही अपने विला के बाहर निकलने वाला था, अचानक की आग के गार्ड उसके गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। विक्रम ये देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया, पर वो उन्हें इग्नोर करके जैसे ही अपनी कार में बैठने को हुआ कि अचानक एक गोली उसके कंधे को छूते हुए कार में जा लगी। विक्रांत एकदम से अपने कंधे पर हाथ रखकर अपने खून को रोकते हुए पीछे पलटकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, कौन है जिसने अपनी मौत को पुकारा है? इतना कहते ही वो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अक खड़ा था, जो साक्षात यमराज लग रहा था। अक अपनी गन को विक्रम के माथे पर रखकर गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देकर पूछता है, अंडरस्को, मेरी वोल्कानो बेबी कहाँ है? उसकी आवाज हवाओं को चीरते हुए चारों तरफ गूंजने लगी। पेड़ों पर चिड़िया बैठी थी, वह भी डर के मारे उड़कर भाग गई। यह नजारा बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था। विक्रम किसी सनकी की तरह अक को देखने लगा, पर मेरी वोल्कानो बेबी शब्द सुनकर वो पैनिक हो गया। वो अक को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं, वह मेरी है, वह मेरी वी है। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करती है। अक एक जोरदार मुक्का विक्रम को मारते हुए बोला, अंडरस्को, शट अप, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ आक्रांत ओबरॉय की। बेहतर होगा ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। विक्रम भी भड़क गया। वो अक को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उठाता है, अक उसके हाथ को मरोड़कर 6 से 7 मुक्का लगातार उसके मुंह पर मारता है। फिर उसके गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए अपनी लाल आंखों से उसे घूरकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, शी इज माई फ्यूचर वी फॉर वोल्केनो वाइफी, और जो भी मेरे मकसद के बीच आएगा उसकी सजा सिर्फ एक ही है, और वह है मौत, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। इतना कहते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो विक्रम से भी बड़ा साइको लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानियत झलक रही थी, जिसे देखकर विक्रम भी अंदर से डर गया। अक उसके डरे हुए चेहरे को देखकर उसके गालों को सहलाकर किसी सनकी की तरह बोला, अंडरस्को, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते ही उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया, मगर उसका ऑरा वक्त के साथ साथ और भी डरावना हो रहा था। कुछ देर बाद उस विला के आसपास कोई नहीं था। अक डेविल स्माइल करते हुए अपने कोट को बड़े ही स्टाइल से पकड़कर झटकता है।
वहीं उसके पीछे विक्रम के विला के ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर केरोसिन डाल रहे थे। अक ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबा लिया और लाइटर से उसे जलाते हुए अपने 2 उंगलियों से बड़े स्टाइल से लाइटर को हवा में उछाल दिया। लाइटर सीधा विला के पास गिरकर केरोसिन के कांटेक्ट में आता है तो पूरा विला धीरे धीरे जलने लगा और कुछ देर बाद एक बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। अक किसी राक्षस की तरह जलते हुए विला को देखकर हंसने लगा। फिर वो अपने कार में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर में उसकी कार उसी शादी समारोह के बाहर रुक गई जहां पर वी थी। कार से बाहर निकलते ही अक वहां लगे बोर्ड को देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को तैयार हो जाओ इस टॉम एंड एंग्री बॉय की जिंदगी में शामिल होने के लिए। प्यार से या जबरदस्ती से अब आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मुझसे दुश्मनी लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हल्की हल्की हवा अक के कोट को उड़ा रही थी और उसके बालों को भी। वो सच में यमराज जैसा लग रहा था। हवाओं के कारण पेड़ भी हिल रहे थे और काले बादल आसमान में छा रहे थे। देखते ही देखते बूंदें गिरने लगी। अक जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है वो की मिट्टी उड़ने लगती है। वो एकदम एक्शन तरीके से अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए अंदर चला गया। वही वी घूंघट से ही इस बदलते मौसम को देखकर मन में बोली, अंडरस्को ऐसा लग रहा है जैसे वाइफ यमराज जी यहाँ आ गए हो। इतना कहते ही उसकी नजर सामने पड़ी। गेट के पास अक को देखकर वी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। वो देखती है अक के पीछे से विक्रम के लोग भी आ रहे थे जो उसे ही ढूंढ रहे थे। वी अभी भी मंडप पर बैठी थी। तभी पंडित जी बोले, अंडरस्को वर को बुलाए। ये सुनकर वी होश में आए। उसने सामने देखा तो अब उसे अक कहीं नहीं दिख रहा था। वी अचानक ही अपनी जगह से खड़ी होकर जोर से बोली, अंडरस्को मैं नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और से बहुत प्यार करती हूँ। उसके इस तरह चिल्लाने से सभी चौंक गए। जो लोग वी के पास गन लेकर खड़े थे वो उस पर गन तान देते हैं। तभी बारिश और बढ़ने लगी और वी भी भागने लगी। वो जैसे ही कुछ दूर पहुंची अचानक ही कोई उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वी तो कुछ समझ ही नहीं पाई और वो सेहरे वाला इंसान उसे कंधे पर उठाए मंडप की तरफ जाने लगा। बारिश में अब तक थोड़े थोड़े सभी भीग चुके थे। वी गुस्से में बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना जान से मार दूंगी। मंडप पर पहुंचते ही उस आदमी ने वी को अपने कंधे से नीचे उतार दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। वी ने गुस्से से देखा तो उस आदमी ने सेहरा बांधा हुआ था। उस आदमी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था जिसे महसूस करके वी को पहली बार एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो एकदम से उस आदमी का सहारा हटाने के लिए अपने हाथ को ऊपर करती है, मगर उस आदमी ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। जो बुई औरत वी को मंडप पर पहले लेकर आई थी वो पंडित जी से बोली, अंडरस्को पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करिए क्योंकि ये दुल्हन कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। पंडित जी काफी डरे सहमे हुए थे क्योंकि आसपास कई सारे लोग उनके ऊपर गन तानकर खड़े थे। वी एक बार फिर उस औरत को देखते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को मैंने कहा ना, मुझे कोई ऐसी शादी नहीं करनी और मैं वो डीफ दुल्हन नहीं हूं जिसे आप सब समझ रहे हैं। मैं वी हूं वी राणा। उसने जैसे ही ये कहा विक्रम के गार्ड्स जो आसपास उसे ढूंढ रहे थे उन्होंने वी की आवाज सुन ली। वो सब पलटकर वी की तरफ देखने लगे। उन्होंने गौर वी को देखा पर घूंघट के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एक गार्ड ने कहा, अंडरस्को चाहे जो हो जाए हमें इसका चेहरा देखना पड़ेगा। अगर यह वही है तो हमें जल्दी से इसे बॉस के पास लेकर जाना होगा। बाकी सभी गार्ड्स भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं और वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जैसे ही वी के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ने वाले थे वो दूल्हा एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर उसे एक जोरदार किक मारता है। सभी हैरान थे। ये सब देखकर एक गार्ड दूल्हे को देखते हुए गुस्सा से चिल्लाता, अंडरस्को बेहतर होगा हमें अपना काम करने दो, हम बस इस लड़की का चेहरा देखना चाहते हैं। ये सुनकर वो औरत गुस्से में बोली, अंडरस्को वो हमारे खानदान की होने वाली बहू है और ऐसे ही कोई गैर इंसान उसका चेहरा नहीं देख सकता है। इतना कहने के बाद उसने अपने आदमियों को देखा और ऑर्डर दिया, अंडरस्को खत्म कर दो इन सबको। वो डाकू जैसे दिखने वाले लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं पर वह गार्ड्स दूल्हे और वी पर हमला कर देते हैं। वो दूल्हा वी का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है। तभी लेफ्ट साइड से एक गार्ड खंजर निकालकर उस पर हमला करता है तो वो दूल्हा खंजर को पकड़कर वी को लेकर ही उसकी तरफ मुड़ा और उसे मार दिया। गार्ड्स चारों तरफ से हमला कर रहे थे क्योंकि वो काफी संख्या में थे।
वी को तो लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे उस दूल्हे ने कस के जकड़ा हुआ था और अपने एक हाथ से ही उन सबको मार गिरा रहा था। वो मंडप अब जंग का मैदान बन चुका था। वी उस दूल्हे से गुस्से से बोली, अंडस को छोड़ो, मुझे इन सबको तो आज मैं सबक सिखाती हूँ। इतना कहते ही वो एक आदमी को जोरदार पंच मारती है, मगर वो दूल्हा उसका एक हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों ही लड़ रहे थे। ठीक 3 मिनट बाद वो दोनों लड़ते हुए पहले मंडप के आगे थे, फिर उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद पहले वाली जगह पर आ गए जहां पर पहले बैठे थे। सभी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे और वो डाकू जैसे दिखने वाले लोग भी। वी उन सबको देखकर हंसते हुए अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, अंडस को बड़े आए थे। वी फ वोल्केनो से पंगा लेने वाले। डी फ धूल में मिला दिया ना तुम सबको। उसने इतना ही कहा ही था कि अचानक वो पंडित जी की आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गई और चिल्लाते हुए बोली, अंडस को क्या कहा आपने? वी अपनी हैरानी भरी नजरों से पंडित जी को देख रही थी। तो पंडित जी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, अंडस को 7 फेरे पूरे हुए, वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। वी के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो खुद को और उस दूल्हे को देखती है तो वो दोनों मंडप पर उसी जगह पर खड़े थे जहां पर शुरू में खड़े थे। उसने पंडित जी के कॉलर को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए पूछा, अंडस को यह क्या डीफ ड्रामा चल रहा है? कौन से 7 फेरे? हम अपनी जगह पर ही खड़े हैं। पंडित जी डरते हुए जवाब देते हैं, अंडस को कन्या हमें छोड़िए, और लड़ते वक्त ही तो दूल्हा और दुल्हन ने साथ में पूरे मंडप के चक्कर लगाए थे, इसलिए 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। वी का माइंड पहली बार इतना ब्लैंक हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पलटकर मंडप को देखती है तो मंडप के चारों तरफ आदमी घायल पड़े हुए थे। अचानक ही कुछ फ्लैशबैक उसके दिमाग में चलने लगे। हर चीज पिक्चर की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी कि सच में उसने उस दूल्हे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ही पूरे मंडप के चक्कर लगाते हुए उन आदमियों को मार रहे थे। वी का चेहरा रोने जैसा बन गया। वो अचानक ही मंडप पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाए, अंडस को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर डी फॉर डैडी की डार्लिंग को पता चला कि उनकी बेटी जी फॉर गर्ल्स से एम फॉर महिला बन गई तो मेरी खैर नहीं। वो मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे ससुराल भेज देंगी। फिर वो वी फॉर विलन मेरे डी फॉर यंग डैडी पर अपना कब्जा जमा लगा। उसके ड्रामा को देखकर कर सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, पर वो बुरी औरत जल्दी से दूल्हे से बोली, अंडस को साशा अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरो। वी भड़कते हुए बोली, अंडस को मजाक समझ रखा है? मैं कोई ऐसा सिंदूर नहीं लगवाऊंगी, मुझे डैडी चाहिए। डैडी आप कहाँ हैं? आपकी बहुत याद आ रही। वो औरत फिर से दूल्हे पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस को सिंदूर लगाओ साशा। वो दूल्हा अपनी जगह पर ही खड़ा था और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। शायद उसे भी इन 7 फेरों की उम्मीद नहीं थी। वो औरत दूल्हे के हाथ को आगे करके ढेर सारा सिंदूर उसके हाथ में रख देती है। वही वी जैसे ही वहां से भगाने के लिए मुड़ी, अचानक ही उसका पैर कारपेट में फिसल गया और वो उस दूल्हे के ऊपर गिर गई। अनजाने में ही उस दूल्हे का हाथ वी के मांग पर चला गया और पूरा सिंदूर उसके मांग को भरते हुए उसके चेहरे पर लग चुका था। वक्त जैसे थम सा गया था। वी और वो दूल्हा दोनों ही शॉकन एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो दोनों इतने शॉक हो गए कि उन्हें भी पता नहीं चला कब उस औरत ने मंगलसूत्र दूल्हे के हाथ में पकड़ाकर वी के गले में डाल दिया। अब बारिश और भी तेज होने लगी थी। सभी भीग चुके थे। पंडित जी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से भागते हुए बोले, अंडस को ये साहसिक और जोखिम भरी शादी संपन्न हुई। आगे इस शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन खुद जिम्मेदार रहे। पंडित जी अगले ही सेकंड वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। वी और वो दूल्हा होश में आ चुके थे, पर दूल्हे ही माँ बहुत खुश थी। दूल्हे ही माँ ने अपने आसपास खड़ी महिलाओं से खुश होकर कहा, अंडस को जाओ, जाकर नई नवेली दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो और सुहागरात की सेज सजाना मत भूलना। आज मेरे बेटे की शादी हुई है, मैं बहुत ज्यादा खुश है। कई सारी औरतें वी को पकड़कर ले जाने लगी। फाइनली उस दूल्हे ने रिएक्ट किया। उसने वी को साथ में भागते हुए कहा, अंडस को भागो यहाँ से। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश में वी अपने एक हाथ से अपने लहंगे को पकड़कर भागे जा रही थी। उस दुल्हन ने वी के दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था। वो गेट से बाहर निकलने से पहले सेहरा निकालकर वहीं फेंक देता है। साशा की मां अवाक रह गई, मगर वो जैसे ही दाहिनी तरफ मुड़कर देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, अंडस को बेटा तुम यहाँ हो?
तो वो दूल्हे के भेष में कौन था? साशा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो भागते हुए मंडप के पास आया। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की बनियान और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसके शरीर पर मारने के निशान थे और खून भी बह रहा था। साशा दर्द से तड़पते हुए बोला, अंडरस्को, जब मैं वॉशरूम गया था तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा यहाँ सबकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूल्हा दुल्हन यहाँ से भाग रहे थे, पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उस दूल्हे की हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को भगाने की? वो बहुत गुस्से में था। उसकी आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी, मगर उसकी आवाज को बारिश की आवाज ने दबा दिया था। साशा की मां बहुत गुस्से में थी। वो कड़क मिजाज की ठकुराइन जैसी लग रही थी। उन्होंने कुछ दूर खड़े एक बूढ़े आदमी से कहा, अंडरस्को, आदमियों से बोलो उन दोनों को जिंदा पकड़कर हमारे सामने लाएं। उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है हमसे धोखा करके। अब हम उन्हें अपने हाथों से मारेंगे। कुछ ही देर में उनके ढेर सारे आदमी आ जाते हैं, जिनके हाथ में राइफल थी। वो सभी डाकू जैसे ही लग रहे थे और सभी वी और उस दूल्हे को ढूंढने के लिए निकल गए। वो दूल्हा वी के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए पीछे पलटकर देखते हैं, मगर वी की नजर जैसे ही दूल्हे पर पड़ी वो अपनी जगह पर रुक गई। वी अचानक ही उस दूल्हे के कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम एल्फ लस्टी शाक कहीं के, तुमने मुझसे एस पर शादी की? अक तिरछा मुस्कुराते हुए वी के करीब आकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, वाइफ यस वॉल्केनो वाइफी। अक के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो वी के बहुत करीब खड़ा था। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करती वो उसका हस्बैंड बन चुका था। वी अक को धक्का देकर भागते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, नहीं मानती मैं इस एस पर शादी को। बीफ और भाड़ में जाओ तुम। उसके धक्का देने से आकर गुस्से में आग बबूला हो गया। वही मिस्टर राणा ने मिसेज राणा को ढूंढ लिया था, पर अब वो वी को ढूंढ रहे थे, जो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। बारिश और भी तेज हो रही थी। वी अपने लहंगे को पकड़कर सड़क पर भाग रही थी। अक पहले तो उसके इस तरह चिल्लाने से गुस्से में आ चुका था, पर बाद में वो वी के पीछे आने लगता है। भागते भागते वी काफी दूर आ चुकी थी। बारिश के कारण उसके मांग में लगा सिंदूर पूरी तरीके से बह चुका था। अचानक ही कई सारी कार उसके सामने से आती हुई दिखी, पर बारिश के कारण वी ठीक से सामने देख नहीं पा रही थी। वी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वो सभी कार उसे चारों तरफ से घेरकर गोल गोल घूमने लगी। अचानक ही सभी कार एक साथ फिल्मी स्टाइल में रुक गई। वी के सामने वाली कार का डोर ओपन हुआ और एक आदमी, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट ब्लैक डेनिम जीन्स पहना हुआ था, ऊपर से उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी और माथे पर एक लाल कलर का रुमाल बंधा हुआ था। वो बंदा एकदम 28 साल का हैंडसम अट्रैक्टिव था, पर यह कोई और नहीं मिस्टर राणा थे, जिन्होंने अपनी चोट को छुपाने के लिए माथे पर रुमाल बंधा था। वी अभी भी हाफ रही थी। मिस्टर राणा जल्दी से जाकर वी को अपने गले से लगा लेते हैं। वो बहुत ही घबराए हुए नजर आ रहे थे। वी पहले तो उन्हें मारने वाली थी, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये उसके डैडी है, तो वो जल्दी से उनके गले लगकर उन्हें पुकारती है, अंडरस्को, डी फॉर डैडी, आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहते ही वो मिस्टर राणा को और भी ज्यादा कस के गले लगा लेती है। इतने वक्त से मिस्टर राणा वी से दूर थे, जिस कारण वी बहुत ज्यादा खुश थी उनके आने से। मिस्टर राणा उसके माथे पर किस करते हैं, फिर प्यार से बोले, अंडरस्को, डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन पहले ये बताओ, तुम इस तरह इतनी खतरनाक जगह पर अकेले कैसे जा सकती हो? किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी डी फॉर डार्लिंग और अभी किडनैप है, और तुम निकल पड़ी उन्हें बचाने। तुमने गार्ड्स को भी चकमा दे दिया था। ये कहते हुए मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर हो गए थे। फिर उनकी नजर वी के कपड़ों पर गई। उसे शादी का जोड़ा पहने देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो कुछ सवाल करते उससे पहले ही वी मुड़कर पीछे देखती है तो उसे अक्र आते हुए दिखा। उसे देखकर वी घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्को, नो 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 नो, अगर डी फॉर डैडी ने देख लिया तो जी फॉर गड़बड़ हो जाएगी। अगर उस एल्फ लस्टी शार्क ने डी फॉर डैडी को शादी के बारे में बता दिया तो मेरा क्या होगा? वी जल्दी से मिस्टर राणा को जबरदस्ती लेकर कार में बैठ गई और ड्रामा करते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे घर जाना है। मुझे डी फॉर डार्लिंग की बहुत याद आ रही। वी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर मिस्टर राणा को देखती है और मिस्टर राणा उसकी मासूमियत देखकर पिघल गए। वी की आंखें तारों की तरह चमक रही थी।
उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत टपकती देखकर तो शायद हैवान भी पिघल जाए। ये तो फिर भी उसके डैडी थे। मिस्टर राणा के कहने पर ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। वी अपने नाखूनों को चबाते हुए सोच रही थी कि वो सब कुछ कैसे मिस्टर राणा को एक्सप्लेन करे। अक जो अभी अभी वहां पर पहुंचा था, वो कार को जाते हुए देखकर पहले तो गुस्से से अपने मुट्ठी बंद कर लेता है, पर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। उसकी आंखों में काले इरादे झलक रहे थे। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो बेबी, सॉरी सॉरी, आई मीन वॉल्केनो वाइफी। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? पर अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ, योर एंग्री एंड स्टॉर्म हस्बैंड, इसलिए तुम चाहकर भी अब मुझसे भाग नहीं सकती। अपनी बात खत्म करते ही वो अपने बालों में हाथ फिराता है, पर उसके एक्सप्रेशन अभी भी बहुत डेंजरस थे। तभी एक कार अक के बगल में आकर रुकी। राज जल्दी से छाता लेकर बाहर निकला। उसने डरते हुए अक से कहा, अंडरस्को प्रेसिडेंट, सॉरी मैं लेट हो गया। अक एक्सप्रेशन लेस भाव से उसकी तरफ देखता है, फिर कार के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसकी कार वहां से निकल जाती है। राणा विला। मिस्टर राणावी को लेकर जैसे ही विला के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा हॉल में कोई नहीं है। वो जल्दी से वी को उसके रूम में लेकर जाते हैं। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया और वी से कहा, अंडरस्को जाओ जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। अगर पिया ने तुम्हें शादी के जोड़े में देख लिया तो अभी इसी वक्त वो तुम्हें विदा कर देगी। वी अपना सर हाँ में हिलाती है और अपने कपड़े लेकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े चेंज करके वापस आए। मिस्टर राणा परेशान होकर पूरे रूम में टहल रहे थे। वी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए, मिस्टर राणा उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर टेंशन भरी आवाज में पूछते, अंडरस्को अब बताओ मुझे क्या हुआ है, और यह मंगलसूत्र? वो अपनी आंखें छोटी करके वी के हाथ में लटक रहे मंगलसूत्र को देखते हैं। वी सूरत बनाकर बेड पर आकर बैठ गई तो मिस्टर राणा भी उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। वी जल्दी से उनके गले लग गई। उसने मुंह फुलाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे विक्रम के लोग उसे लेकर गए और विक्रम उससे शादी करना चाहता था, फिर वो कैसे भागी और अंत में कैसे उसकी शादी अक से हो गई। पूरी सच्चाई सुनकर मिस्टर राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उन्हें नहीं लगा था कि उसकी यह छोटी सी अनमोल रतन, जो हमेशा प्रॉब्लम में फंसती है, वो एक दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। वी उनके सीने से अपने सर को निकालते हुए रोने का ड्रामा करके बोली, अंडरस्को डैडी उस एल्फ लस्टी शार्क ने जरूर मेरे खिलाफ एस फॉर साजिश रची है। उसने मुझसे शादी कर ली। अब क्या होगा? अगर डी फॉर डार्लिंग को पता चला तो वो मुझे आपसे दूर कर देंगी। मिस्टर राणा के माथे पर टेंशन की लकीरें आ गई। वो बहुत गुस्से में थे। वो वी को समझाते हुए बोले, अंडरस्को चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, और मैं उस एंग्री बॉय को कभी भी अपना दामाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक डोर नॉक हुआ। मिसेज राणा दरवाजा खटखटाते हुए टेंशन में बोली, अंडरस्को अंकित वी दरवाजा खोलो। तुम दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हो? अंकित दरवाजा खोलो, मुझे वी से मिलना है। उनकी आवाज सुनकर वी और मिस्टर राणा बुरी तरह चौंक है। वी का दिल तो जोर से धड़क रहा था। वो अपने हाथ पैर बेड पर पटकते हुए बोली, अंडरस्को डी फॉर डैडी कुछ करिए, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मिस्टर राणा जल्दी से रिएक्ट करते हैं। वो वी को अच्छे से बेड पर लेटाकर उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। उन्होंने घबराते हुए कहा, अंडरस्को जल्दी से आंखें बंद कर लो और खोलना मत। फिर मिस्टर राणा वॉशरूम में जाकर शादी के जोड़े को जल्दी से छुपा देते हैं, और मंगलसूत्र का भी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उसके बाद दरवाजे को खोलकर हल्की मुस्कुराहट के साथ मिसेज राणा को देखने लगे। मिसेज राणा को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो इग्नोर करते हुए जल्दी से बेड पर वी के पास गई। वी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, पर वो अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, उसने जो कांड किया था उसके लिए। मिस्टर राणा जल्दी से वी के पास बैठकर उसके माथे पर किस करती है। मिसेज राणा एक डॉक्टर थी, इसलिए वी के माथे को छूते ही उन्होंने मिस्टर राणा से सवाल किया, अंडरस्को वी बारिश में भीगी है, पहले क्यों नहीं बताया? अंकित जाओ जाकर वी के लिए सूप बना दो। ये सुनकर मिस्टर राणा की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी कमर पर हाथ रख के कुछ कहते, उससे पहले ही मिसेज राणा उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, अंडरस्को अंकित। मिस्टर राणा की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुंह बनाते हुए बोले, अंडरस्को जा रहा हूं।
पर खबरदार अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो। कहते ही वो रूम से बाहर निकल गए। फिर किचन में जाकर वी के लिए गर्मा गर्म सूप बनाने लगे। रूम में वी को अच्छे से चादर ओढ़ाने के बाद मिसेज राणा वॉशरूम में जाने लगी। वी अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर ये देख लेती है। उसने घबराते हुए मन में कहा, अंडरस्को, वॉशरूम में तो एस फॉर शादी का जोड़ा रखा है, अब क्या करूं? वी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो छींकने लगी। उसके छींकने की आवाज सुनकर मिसेज राणा जल्दी से उसके पास आई और चिंता से पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? अंकित को मैंने कहा था जल्दी से सूप बनाकर लाना। रुको, मैं अभी देखती हूँ। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। तब जाकर कहीं वी ने एक राहत की सांस ली, पर उसकी जिंदगी में परेशानियों ने पहले ही कदम रख दिया था। शाम के 6 बजे वी आराम से सोकर उठी। उसे इस वक्त बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो अंगड़ाई लेकर खुद से बोली, अंडरस्को, अच्छा हुआ जो डी फॉर डैडी वापस आ गए, वरना मुझे फिर से उस चक्र अक के घर जाना पड़ता। अब न मैं उससे मिलूंगी और ना केफ किसी को कुछ पता चलेगा। वी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बेड से कूदते हुए जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक उसका फोन बजा। वी अपनी जगह पर रुक गई। वो मटकते हुए जाकर टेबल से अपना फोन उठाती है तो एक अननोन नंबर देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कॉल जैसे ही रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक भारी मगर लो वॉइस उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को, माई वी फॉर वॉल्केनो वाइफी, वेयर आर यू? ये सुनते ही वी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कर्ट मार दिया। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की? ए फॉर अक, अभी तक तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूं। इसके आगे वो कुछ कहती, तभी अक की हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राणा विला के बाहर एक कार खड़ी थी, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि अक बैठा हुआ था। वो वी के रूम की तरफ अपनी नशीली नजरों से देखते हुए फोन पर फिर से बोला, अंडरस्को, अब जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आओगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो? डार्लिंग, आई एम वेटिंग। जल्दी से नीचे आओ वरना मुझे मेरी सासू माँ से मिलना पड़ेगा। वी की सांस जैसे अटक गई थी। अचानक ही उसे मिसेज राणा की आवाज सुनाई थी जो उसे बुला रही थी। वी के हाथ से फोन छुटकर जमीन पर गिर गया। वो खुद से बोली, अंडरस्को, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे देखते ही मेरी रूह भी कांप जाए, और वो मेरे डी फॉर डैडी की डी फॉर डार्लिंग है। अगर उन्हें कुछ पता चला तो मेरी खैर नहीं। वी सोच रही थी कि वो अक से मिले या न मिले। वही अक अपनी कार में बैठा डेविल स्माइल कर रहा था। वी अक के इस तरह ब्लैकमेल करने के कारण गुस्से में थी। वो अपने रूम में टहलते हुए खुद से बोली, अंडरस्को, मन तो कर रहा है उस एल्फ लस्टी शार्क को जान से मार दूं। ओ गॉड, वी फॉर वॉल्केनो, तुमने यह क्या कर दिया? हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, लेकिन तुमने तो बी फॉर बाय मिस्टेक एक हस्बैंड बना लिया, जो कि इंसान के रूप में एक एस फॉर शार्क है। वो अपने नाखून को चबाते हुए पूरे रूम के चक्कर लगा रही थी। उसके बाद वो जल्दी से भागते हुए खिड़की के पास गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा तो दूर सड़क के पास उसे एक कार खड़ी दिखाई दी। वो तुरंत उस कार को पहचान गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, आई फॉर इलीगल प्रॉपर्टी, मेरी एल्फ लीगल प्रॉपर्टी बनने की कोशिश कर रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर वो मुट्ठी बना लेती है। वी खिड़की पर पैर रखती है। वो जैसे ही नीचे कूदने वाली थी, अचानक ही उसके कानों में मिसेज राणा की गुस्से भरी आवाज पड़ी, वी, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नीचे आओ। अंडरस्को, उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वी घबराते हुए सीधा अपने रूम में गिर गई। उसके घुटने में बहुत ही जोर से लगी थी, मगर वह अपना सारा दर्द भूलकर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागकर हाल में पहुंचती है। वी, जिसके सिर पर चोट लगी थी, वो अपने सर को मसलते हुए वी को चिढ़ा कर बोला, अंडरस्को, आ गई वी फॉर वॉल्केनो, अब मम्मा की डांट अच्छे से पड़ेगी। वी गुस्से में जाकर उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देती है। फिर उसके बालों को नोचते हुए बोली, अंडरस्को, वी फॉर विलेन, अपना मुंह बंद रखो समझे, वरना सी फॉर चांटा। अरे बड़े भैया, ए फॉर आपको बहुत चोट लगी है, आपको रूम में आराम करना चाहिए। वी के तेवर अचानक ही बदल गए थे। वो मुस्कुराते हुए अभी को देख रही थी। अभी को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था। वो वी को देखते हुए बोला, अंडरस्को, कहीं किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई तुम्हारे अंदर? तुम इतने प्यार से मुझसे बात। इतना कहते कहते उसकी नजर जैसे ही मिसेज राणा पर पड़ी वो सब समझ गया। वो मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, मतलबी बहन कहीं की,
मम्मा को देखते ही मुंह में चाशनी खुल गई। मिसेज राणा अभी के पास आकर उसके कंधे को सहलाते हुए बोली, अंडरस्कोर, ऐसे ही अपने भाई से बात किया करो, आगे से उसे भैया ही बोलना। मिसेज राणा वी के हाथ में सूप और कुछ खाने का सामान पकड़ा देती है। उसके बाद वो किचन में चली गई। वी टेबल पर सूप और जूस रख देती है और अभी की गोद में अपने पैर को रखते हुए सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। उसने अभी को ऑर्डर दिया, अंडरस्कोर, अब चलो मुझे जल्दी जल्दी सूट पिलाओ। इतने दिन से मैं घर पर अकेली थी, इसलिए अब मेरी एसफर सेवा में लगो। उसके एटीट्यूड को देखकर अभी जोर से चलाया, अंडरस्कोर, मम्मा इसे देखो। वी घबराते हुए उठकर बैठ गई। मिसेज राणा बेलन लेकर बाहर आए और दोनों को बेलन दिखाकर डांटते हुए बोली, अंडरस्कोर, क्या है, हर वक्त लड़ते रहते हो, अगर अब किसी के मुंह से आवाज निकली तो पूरा घर साफ करवाऊंगी। तभी डोर बेल बजी तो मिसेज राणा किचन के अंदर जाते हुए वी से बोली, अंडरस्कोर, वी जाकर देखो कौन आया है। वी गुस्से से अभी को देखते हुए दोनों के जूस का गिलास उठाते हुए बोली, अंडरस्कोर, अब मैं नहीं दूंगी तुम्हें जूस। टीफ, तुमने मुझे डांट खिलाया ना, अब पियो ये कड़वा एसफर सूप। वो जल्दी से दोनों हाथ में जूस का गिलास लेकर दरवाजे के पास गई, पर दरवाजा शायद खुला था, इसलिए वो इंसान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वी भागते हुए दरवाजे की तरफ आ रही थी, इसलिए गिलास से थोड़ा सा जूस उछलकर जमीन पर गिर गया। उसका पैर जैसे ही फर्श पर पड़े जूस पर पड़ा, अगली ही पल वी फिसल गई। आह! एक जोरदार चीख के साथ वी जमीन पर गिरने लगी और उसके हाथ से दोनों जूस का ग्लास छूटकर हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते सारा जूस विला के अंदर आए आदमी के ऊपर गिर गया। वो आदमी जूस गिरने के कारण कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अपनी कठोर और सख्त नजरों से वह वी को देखने लगा। उसकी मुठिया बहुत कसी हुई थी, उसके आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका था। इस बड़े तापमान को महसूस करके और वी की चीख सुनकर अभी जल्दी से पीछे पलट कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। अभी जल्दी से भागते हुए गया और उसने वी को जमीन से उठाया। वी गुस्से से सामने खड़े इंसान पर चिल्लाने वाली थी, अंडरस्कोर, एफो आंखें नहीं है, देखकर नहीं चल सक। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने खड़े अक को देखने लगी, जिसके होठों पर एक डेंजरस मुस्कान थी मगर आंखों में गुस्सा। वी हागलत में पूछती है, अंडरस्कोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू आई फॉर इलीगल प्रॉपर्टी? अक गुस्से से वी को घूरते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्कोर, वोल्केनो वाइफ। चुप! वी जल्दी से अक को चुप कराती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती विला के बाहर भेजने लगी। पर अक उसके हाथ को पकड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्कोर, ऐसे कैसे, अब आया हूं तो सासू मां से मिलना ही पड़ेगा। इतना कहते ही वो अंदर की तरफ देखते हुए मिसेज राणा को आवाज लगाता है, अंडरस्कोर, सासू। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है। अक गुस्से में उसे देखता है। वो कुछ करता उससे पहले ही तीनों के कानों में मिसेज राणा की आवाज पड़ी, अंडरस्कोर, वी कौन है? अभी कुछ कहता कि वी उसे आंखें दिखाकर चुप करा देती है। फिर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर, डी फॉर डार्लिंग, डार्लिंग के फॉर कबाड़ी वाला आया है, अभी मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहते ही वो अक को विला से बाहर निकालने लगी, लेकिन अक जबरदस्ती अंदर आ गया। वो किसी राजा महाराजा की तरह सोफे पर बैठ गया, पर उसके बालों से अभी भी जूस टपक रहा था। वी भागते हुए उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर गुस्से में बोली, अंडरस्कोर, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो मेरे सोफे से और निकलो यहां से। अक डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्कोर, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं सासू मां से ना मिल लूं तब तक नहीं जाऊंगा। वी किचन तरफ देखती है तो उसे मिसेज राणा बाहर आते हुए दिखी। ये देखकर वी जल्दी से अक को सोफे से उठाकर अपने रूम में लेकर भाग गई। अभी को कुछ समझ नहीं आया। मिसेज राणा हाल में आकर हैरानी से पूछती है, अंडरस्कोर, कौन आया था और ये जूस जमीन पर किसने गिराया? अभी पहले कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर वो हकलाते हुए बोला, अंडरस्कोर, वह पता नहीं। तभी विला के बाहर एक कार आके रुकी। मिस्टर राणा अपने कोट को हाथ में टांगते हुए अंदर आ गए। उनकी नजर सिर्फ उनके फोन पर थी, इस वजह से उन्होंने जमीन पर बड़ा जूस नहीं देखा। वो जैसे ही उस पर पैर रखने वाले थे, मिसेज राणा बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोली, अंडरस्कोर, अंकित, नीचे देखो। उनकी आवाज सुनकर मिस्टर राणा हैरानी से जमीन को देखते हुए बोले, अंडरस्कोर, ये किसने किया? मिसेज राणा हाथ बांधकर ताने देते हुए बोली, अंडरस्कोर, इस घर में एक ही तो तूफान मेल है,
आपकी प्यारी मुसीबत की जड़ उसने किया होगा, उसे चलना तो आता ही नहीं है। मिस्टर राणा उन्हें डांटते हुए बोले, अंडस को खबरदार, उसके बारे में कुछ बोला था। वही रूम में भी अंदर से दरवाजा बंद करके अक को गुस्से में देखने लगी, पर अक अपने कोट को निकालकर पूरा रूम को गौर से देखते हुए बोला, अंडस को मेरा ससुराल उतना भी बुरा नहीं है, खासकर तुम्हारा ये रूम माय वोल्कानो वाइफी। उसके होठों पर बहुत ही डेंजरस मुस्कान थी। वह आराम से बेड पर बैठा हुआ था। वी जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, अंडस को यह मेरा बीफ बेड है, उठो। आह। वी आगे कुछ कहती कि अक उसे बेड पर खींचकर गिरा लेता है, फिर जल्दी से उसके ऊपर आते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। अक की भारी सांसें वी के गालों पर पड़ रही थी, जिस कारण वी के अंदर अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। वी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बहने लगा हो। अक उसके और करीब आता है, उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। अक वी के लिप्स को देखते हुए उस पर अपने अंगूठे को रख देता है। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडस को वी फॉर वॉल्केनो वाइफी, क्या कहती हो? आह, तुम्हारी भाषा में एस फॉर सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात शब्द सुनते ही वी के कान खड़े हो गए। वो अक को धक्का देती कि अक झुककर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वी तो शॉक हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।